हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी नियोजित शिक्षकों एवं हमारे जो बीपीएससी अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 एवं बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 3 जो है उसकी तैयारी समान अध्ययन एवं समान विषय 1 to 5 के जो 1 to 5 का जो भी पाठ्यक्रम है, जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो सिलेबस पाठ्यक्रम रहा है उसी के अकॉर्डिंग आज का जो आपका मॉडल सेट है वो है। और सब दिन हम तत्परता से डे बाय डे मॉडल सेट 3, 4 आज हमारा जो ये 5 सेट है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारी तैयारी धीरे धीरे हो रही है। तो कैसे हैं आप लोग, और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी समय से हो सके। जहां तक आप लोगों को पता है कि सक्षमता परीक्षा की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है सक्षमता परीक्षा जो आपको वो 26 फरवरी को पहला परीक्षा लेने का बिहार सरकार का ये गाइडलाइन है, लेकिन इसमें उलटफेर या आगे पीछे हो सकता है। ज़्यादा उम्मीद है कि इसका डेट बढ़ेगा, तो लेकिन फिर भी हमें तैयारी करनी है और 1 to 5 के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से बिना किसी देरी के कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी के अपना आज का जो वीडियो का सेशन का पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है समान अध्ययन एवं सामान्य विषय। तो समान अध्ययन एवं सामान्य विषय आपका ये जो है 1 to 5 का सारा इसमें सब्जेक्ट चला आता है। इसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हिस्ट्री से आता है, उसके अलावा आपको इसमें जो है प्राथमिक गणित का सवाल रहेगा, इसमें आपको प्राथमिक साइंस का रहेगा जिसको हम सामान्य विज्ञान कहते हैं, इसमें आपको जो है रीजनिंग का सवाल रहेगा। मैं रीजनिंग का एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा क्योंकि हमारे कुछ साथी ने कहा था कि रीजनिंग का वीडियो बना दीजिए, तो मैं रीजनिंग का वीडियो अगला वीडियो या उसके अगला वीडियो में बना दूंगा। फिलहाल आज हम लोग समान अध्ययन का वीडियो को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि है कि निम्न में से कौन सा मिज़ो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य बैम्बू डांस जिसको बोलते हैं, इसमें से बोल रहा है किसका जो है वो बैम्बू डांस परंपरागत नृत्य है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन में उदोहो, मोइशाई, चिराव, आलू यट्टू। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको चिराव। वो किसका है तो मिज़ोरम का। किसका है? मिज़ोरम का पारंपरिक है। मिज़ोरम का पारंपरिक जो है ये नृत्य है बैम्बू डांस जिसको बोलते हैं हम लोग। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि डैश साड़ग्राही कला इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। यहाँ पे डैश दिया हुआ है और यहाँ पे जो आपका जो हिस्ट्री से क्वेश्चन है तो इसका पूछ रहा है डैश साड़ग्राही कला इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास कोणार्क है, पट्टदकल है, भीमबेटका है और कोची है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको पट्टदकल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ स्थित है आपको? तो ये आपको कर्नाटक में स्थित है। ये आपको कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो पुनः चुनाव के लिए यानी दोबारा फिर से चुनाव के लिए वो कितनी बार वो एलिजिबल है। ऑप्शन है 3 बार, कितनी भी बार, 1 बार या 2 बार। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो कितनी भी बार, भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव के लिए एलिजिबल हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 5, 6, 3 और 4। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको कि लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। एक होता है आपको बजट सत्र जो कि फरवरी से मई में चलता है। उसके बाद आपका होता है वर्षाकालीन सत्र जो जुलाई और सितंबर में चलता है। उसके बाद आपका होता है शीतकालीन जो कि आपको नवंबर दिसंबर यानी कि ठंडी के मौसम में होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग जो है कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शन है न्यायाधीश टीवी वेंकटरामा अय्यर, CDMS शीतलवाड़, न्यायाधीश JL कपूर या न्यायाधीश VK सुंदरम। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो आपको है श्री MC शीतलवाड़ जो है आपके स्वतंत्र भारत के पहले जो है विधि आयोग के अध्यक्ष थे। कब से कब? तो 1955 से 58, 1955 से 58 तक थे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को कौन सा नया नाम दिया था? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको स्वराज द्वीप। क्या रखा था? स्वराज द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एकदम सही है। कौन सा? सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है जनरल, जो कि आपको पाठ्यक्रम में दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसी का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर, गया, पटना या दरभंगा? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों कि ये मुजफ्फरपुर में उन्होंने किंग्स फोर्ट को हत्या करने की कोशिश की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता जो है वो बिहार में किस आंदोलन, यानी कि किस आंदोलन के दौरान एक्टिव था? सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह या आपका असहयोग आंदोलन? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि आपका 1920-22 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला सेट में भी आपका यह आया था कि हजारीबाग जेल से भाग के कौन भागे थे, तो उसमें आपका नाम देना था। यहाँ आपको दे दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण भागे थे और किस त्यौहार के अवसर पर भागे थे। तो इसका जो आपके सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको दीपावली, यानी कि 9 नवंबर 1942 को, है ना, दीपावली की रात में जयप्रकाश जो है अपने साथियों के साथ भाग गए थे हजारीबाग जेल से। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कौन से साल में? नवंबर 1946 ईस्वी में या दिसंबर 1946 में, सितंबर 1946 में या अक्टूबर 1946 में? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है कि दिसंबर 1946। कितना दिसंबर? तो आपको 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का सभापति बनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? यानी कि सीमांत गांधी के नाम से हमारे जो है वो कौन से नेता जाने जाते हैं, कौन से फ्रीडम फाइटर जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जो है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर जो बी है आपका एकदम सही है, यानी कि 12 का क्वेश्चन का बी एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? हमारे पास ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह बात कही थी कि बंगाल विभाजन जो है हमारे लिए जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने कौन से अंग्रेजी जो शासनकाल के जो
गवर्नर थे उनमें से किसको मारा था? तो हमारे पास ऑप्शन है माइकल ओडायर, उसके बाद है सैंडर्स, उसके बाद है जनरल डायर, उसके बाद आपको है कर्जन वायली। तो सरदार उधम सिंह ने है आपका जो है माइकल ओडायर को मारा था, माइकल ओडायर को मारा था, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है, देख रहे हैं आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल है। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसी तरह का प्रश्न आपको आने वाला है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? हमारे पास ऑप्शन है जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। तो आपका जो है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता जो है वो आपको 1931 यानी कि मार्च, कितना मार्च? तो 5 मार्च 1931 को जो है आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है, ये देखिए दोस्तों, ये आपका जो प्रश्न है यहाँ से, ये आपका प्राथमिक गणित का प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको प्राथमिक गणित के लिए आपको कलम कॉपी लेके सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन में टिक लगा दूंगा कि इसका सही उत्तर कौन सा है। यहाँ अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को, ये इस तरह का क्वेश्चन जो आपको वो आएगा ही कि एक दो आदमी मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, फिर कोई एक काम को उतना दिन में कर सकता है। तो इस तरह का प्रश्न हर बार आता है। बीपीएससी टीआरडी 2 में भी आया था 1 में भी आया था, और इसमें भी आने की पूरी संभावना है। तो इसका तैयारी आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन में उत्तर बता देता हूँ कि 17 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है आपको वो है आपको 30 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका है एकदम सही है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 55 विद्यार्थियों, है ना, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में क्रिकेट जो है 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन। ये देखिए प्रोबेबिलिटी का एक प्रश्न है ना। तो इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक खिलाड़ी को 2 खेलों में कम से कम एक खेल खेलना पसंद है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? तो ये जो प्रोबेबिलिटी का एक मतलब के प्रश्न पूछा गया है, और इसमें जो आपको ये उसी के फॉर्मूला के आधार पर इसको सॉल्व किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वो 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या पूछ रही है तो आप किसी प्राकृतिक संख्या को x और y मान लीजिए, और x y को गुना करके x गुने y बराबर 2400 कर दीजिए, और x² प्लस y² बराबर 5200 कर दीजिए, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपको 60 और 40। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं? देखिए कल भी इस तरह का क्वेश्चन आया था आपको कि 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो इसका जो सही तरीका है दोस्तों वो 4, 5, 6 को सबसे पहले आप एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे जितना नंबर आएगा उसको जो है आपको 100 और 500 के बीच में डिवाइड करना है। तो कितनी संख्या आती है? तो 100 और 500 के बीच में जो आपको दोस्तों कुल 7 संख्या आएंगी, कुल 7 संख्याएं आएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका भी एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6 हो जाए? ये भी आपका प्रश्न जो है प्राथमिक गणित से है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 28 किलोग्राम। कितना? 28 किलोग्राम। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को जो है वो 25% की हानि यानी कि नुकसान होता है, और 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर बार आता है। तो आपको इसकी तैयारी मैथ
के लिए करनी पड़ेगी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है 240 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी, यानी कितने देर में कर लेगी? तो ये भी आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको 12 सेकेंड में। कितना में? 12 सेकेंड में वो रेलगाड़ी उसको क्रॉस कर जाएगी। ये फार्मूला लगा के कर सकते हैं, जो कि है आपका दूरी बराबर चाल बट्टा समय जो होता है, ये चाल बराबर दूरी बट्टा समय जो उसी फार्मूला पे ये बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जो कि मैथमेटिक्स का आखिरी प्रश्न है, जो कि एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये भी आपका पिछले सेट में इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको हो जाएगा कि पूर्वाह्न जो है 10:48। कितना होगा? 10:48। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? देखिए दोस्तों, ये भी एक जो है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि 5 और 6 बजे जो है ना किस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो आपको एकदम एक साथ होंगी? तो 5 बजकर जो है आपका 27.3/11 पे जो है आपका दोनों सुई 27.3/11 है ना, वहाँ पे जो आपका दोनों सुई जो है एक साथ होगी। आप लोग क्वेश्चन में भी देख सकते हैं और घर में भी घड़ी में देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव जो है इसका सबसे प्रमुख है? ब्यूटेन है, ईथेन है, मीथेन है या प्रोपेन है? तो बायोगैस का प्रमुख अवयव जो है आपको वो मीथेन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और ये 50% से 75% तक होता है। कितना होता है? 50 से 75% तक होता है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसमें होता है। ये घरेलू ईंधन के लिए उपयोग किया जाने वाला है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कौन से पौधों में? पर्णहरित में, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कवच जो है मुझे पौधा तो है लेकिन इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो है आपको इसका जो सही उत्तर है वो है आपको पर्णहरित, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे जो है अपना मुख्यतः जो है पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? तो वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम, है ना। पोटेशियम तो इसको कहाँ से मिलता है? वो आपको इनको मिट्टी से मिलता है। किससे मिलता है? मिट्टी से, यानी कि मृदा से। तो 28 का जो आपका बी नंबर एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाल रक्त कणिक विहीन जंतु है ना। लाल रक्त कणिक विहीन जंतु है। इसमें जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि सांप, मोर, मेढक या केचुआ। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको केचुआ, है ना। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि दोस्तों हमारा है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं क्या? अम्ल, क्षार, प्रोटीन या वसा, है ना। तो अधिकतर एंजाइम जो है आपको वो क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? वो अधिकतर एंजाइम जो आपको वो प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम एमिनो एसिड की एक क्या है? रैखिक श्रृंखला है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? है
है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये जो है आपको हिस्ट्री से है लेकिन इसका साइंस से ताल्लुकात है। तो ये जो इसको बोला गया है कि किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण किया था? एली मेटस्निकॉफ, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर या रॉबर्ट कोच। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको है एडवर्ड जेनर है, जिन्होंने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। कब किया था? तो 1796 में। कब किया था? 1796 में। किसका किया था? तो आपको चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। क्या किया था? चेचक, जिसको आज के दौर में हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण, अपोहन, विपरीत परासरण या प्रसार। तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत जो आपको है वो अपकेंद्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा हुआ है अपकेंद्रण वो सही है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? बोल रहा है प्रकाश की गति सबसे कम किस में होगी? वायु में, कांच में, जल में या निर्वात में। तो प्रकाश की गति जो है वो आपको सबसे कम जो है वो कांच यानी कि शीशा में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? यहाँ लिखा हुआ है कि सदिश राशि इनमें से कौन नहीं है। यहाँ है बल, आघूर्ण, टॉर्क जिसको बोलते हैं, विस्थापन, गति या वेग। तो सदिश राशि नहीं की बात कर रहा है तो आपका यहाँ पे गति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गति। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है केपलर, टॉलमी, गैलीलियो या न्यूटन। तो गति की जहाँ तक बात है सबसे पहले किन्होंने किया? तो गैलीलियो ने। किन्होंने किया? तो गैलीलियो ने किया। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? यानी कौन सा नियम है वो जहां समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणु की जो संख्या होती है वो एकदम बराबर होती है? वो कौन सा नियम है? पास्कल का है या एवोगैड्रो का है या कॉरिओलिस का है या ग्राहम का है? तो इसका जो है वो एवोगैड्रो का नियम है, जिसमें जो है अणुओं की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए अपने नियोजित शिक्षकों के साथ। और बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम TRE 3 का देने वाले हैं उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो समान अध्ययन का जो प्रश्न है इसमें सब चीज़ है। आपका प्राथमिक गणित है, आपका सामान्य विज्ञान है, आपका जीके है और आपका जो इसमें रीजनिंग है, सारा भी सवाल इसमें आता है। तो इसलिए आप लोग, इससे आपकी पूरी तैयारी आराम से हो सकती है, इसलिए आप शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? लिखा हुआ है कि आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? स्टीफन हॉकिंग, मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन या आइजैक न्यूटन। तो आपका जो है अपेक्षिकता का सिद्धांत जो है, जिसको हम लोग सापेक्षिकता भी कहते हैं, उसको किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको प्रस्तुत किया था। इसके दो अंग हैं, एक है विशिष्ट आवर्त है, एक है विशिष्ट अपेक्षिकता, एक है समान अपेक्षिकता। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है ना। आवर्धक बोल रहा है, तो आवर्धक कांच में आपको जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है उपयोग पास की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के जो नाभिक हैं उनमें कौन से मूल कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। तो परमाणु के नाभिक में जो दोस्तों प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम सही है।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं कैल्सीकरण, झाग प्लवन या पड़गलन या भर्जन। तो जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, उसे हम लोग पड़गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़गलन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है वो आपका एकदम करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? निम्न में से कौन है वो आपको पीतल के घटक हैं? तांबा एवं निकेल, है ना, लोहा एवं तांबा, जस्ता एवं तांबा या लोहा एवं जस्ता। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है जस्ता एवं तांबा। जस्ता एवं तांबा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। तो इसका जो जस्ता, इसमें कितना परसेंट होता है दोस्तों? तो इसमें जस्ता होता है 30%, है ना, और तांबा कितना हो गया? तो 70%। तांबा हो गया 70%, किसमें? तो पीतल में। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा परिवर्तन, जब लोहा में जंग लग जाता है तो इसमें कौन सा परिवर्तन होता है? या पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या एक समान रहता है, या लंबे समय तक बढ़ता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये पहले बढ़ता है और फिर घटता है। क्या होता है? या पहले बढ़ता है उसके बाद फिर घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। और वायु और नमी की उपस्थिति में जो है लोहे में क्या होता है? वो जंग लग जाता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे आप लोहा को पानी में छोड़ दीजिएगा और पानी और उसमें हवा लगेगा तो उसमें जंग लग जाता है, और उससे जो लोहे का जो है वो जो लोहे का जो रंग है वो भूरे रंग में तब्दील हो जाता है, वो बदल जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि खुफिया रेडियो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने शुरू किया था? सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, उषा मेहता या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है उषा मेहता ने। किसने किया था? तो उषा मेहता ने। कहाँ से किया था? बम्बई शहर में किया था खुफिया रेडियो का प्रारंभ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी नियोजित शिक्षक साथियों के साथ शेयर कीजिए खासकर। और उनके अलावा जो है बीपीएससी टीआरई 3 वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं, वो उन्हीं के पास शेयर कीजिए। और उनकी तैयारी मैं यहाँ से ज़रूर कराऊँगा और करा रहा हूँ। आप आज तक का जितना भी मॉडल सेट है, आपको मॉडल सेट आप उठा के देखिएगा तो इससे क्वेश्चन आपका बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है ना? तो वेबर के अनुसार जो है इनमें से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? प्रथा है, कानून है, नौकरशाही है या पुलिस है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है कि प्रथा। क्या है? प्रथा, है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? यानी कि पृथ्वी के सबसे अंदर में जो परत है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीफे। क्या बोलते हैं? नीफे के निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता, यानी वहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है बासाल्ट और सिलिका, निकेल और फेरम, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम। तो वहाँ जो है आपको है निकेल और फेरम की सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में। क्या है? निकेल और फेरम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सारगैसो सागर एक हिस्सा है। क्या है? सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका? उत्तरी अटलांटिक महासागर का, दक्षिण का हिंद महासागर का या आर्कटिक महासागर का? तो ये जो है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर का सारगैसो जो है सागर एक हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है ना? भारत और चीन के बीच जो है वो आपको कौन सी रेखा है?
इंदिरा पॉइंट है, डूरंड रेखा है, या मैकमोहन रेखा है ना, या रेड क्लिफ है। तो भारत और चीन की जहाँ तक बात है तो वो उस रेखा को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन। जबकि रेड क्लिफ जो है आपको वो पाकिस्तान के साथ है। किसके साथ है? रेड क्लिफ जो है आपको पाकिस्तान के साथ है ना। उसी तरह जो डूरंड रेखा की बात है तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। किसके साथ है? पाक और अफगानिस्तान। पाक और अफगानिस्तान के जो बीच की जो रेखा उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। अब भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को है उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा एक खेती है, वो किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? यानी आम, अंगूर, केला या केसर। तो करेवा की जहाँ तक बात है वो आपको केसर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? केसर के लिए। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है ना। थोरियम उत्पादन में अग्रणी पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ थोरियम पाया जाता है ये आपको पूछ रहा है। झारखंड है, मध्य प्रदेश है, केरल है या बिहार है। तो सबसे ज़्यादा थोरियम की बात है तो ये आपका केरल में है। कहाँ है? केरल में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। राज्य विधानसभा के, लोकसभा के, या मुख्यमंत्री के, या राष्ट्रपति के, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है, राष्ट्रपति के। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या तांबा, है ना। तो इसमें इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हाइड्रोजन। क्या है? 51 का आपको प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको सी नंबर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा, आवृत्ति या वेग की। तो एंगस्ट्रम इकाई किसकी है? तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य की है। किसकी है? तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आवृत्ति को नापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में, मीटर पर सेकंड में, रेडियन में, वाट में। तो आवृत्ति को मापने की बात है तो वो हर्ट्ज में मापा जाता है। किसे मापा जाता है? हर्ट्ज में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? खालसा जो पंथ था उसका संस्थापक कौन था? तो उसका जो संस्थापक था वो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। खालसा के बारे में पूछ रहा है, खालसा पंथ का। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली? यानी कि ब्रह्म समाज को सबसे पहले मनाया किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। और पूछ रहा है कि उसके जाने के बाद उसमें जो है नई जान किसने डाली? विद्यासागर या केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्ता या रविंद्रनाथ टैगोर। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में जान डाली, यानी कि केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो एकदम करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? बम्बई में, कलकत्ता में, लखनऊ में या मद्रास में। तो प्रतिज्ञा जो है उन्होंने कलकत्ता में की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? दोस्तों मधुमेह को ही हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। हमने पिछले मॉडल सेट में ये बताया था कि डायबिटीज़ में कौन सा इंजेक्शन लिया जाता है। तो दोस्तों डायबिटीज़ में जो आपको इंसुलिन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? इंसुलिन। तो ऑप्शन नंबर जो डी आपका है वो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन अपने
यति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है गिरीश कर्नाड। कौन है? गिरीश कर्नाड। तुगलक नामक नाटकों के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो गिरीश कर्नाड। अगला प्रश्न दोस्तों कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जैसे ही आप रोग की बात कर रहे हैं तो आपका जो यहाँ विटामिन ए है, विटामिन बी है और विटामिन सी और डी है। तो बेरी का जो काम है तो वो विटामिन B1 की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपका विटामिन बी है। तो इसी की कमी से जो है बेरी रोग होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपको क्या है? थायमीन है। क्या है? विटामिन बी का जो रासायनिक नेम है दोस्तों वो थायमीन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है ना, कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? एक होता है ECG, एक होता है EEG, है ना। तो इसमें पूछ रहा है EEG किसके लिए उपयोग होता है? हृदय के लिए, यकृत के लिए, अग्नाशय के लिए या मस्तिष्क के लिए? तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है आपका EEG आपका मस्तिष्क के लिए होता है। किसके लिए होता है? मस्तिष्क यानी कि दिमाग के लिए। और ECG बोलेगा तो हो जाएगा आपका हृदय के लिए, दिल के लिए। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कैसा रहा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।